हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एचपी एजुकेशनल टॉक। लास्ट वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, यूनिसेफ, यूनेस्को, आपके बाद इसके बाद था WHO, वर्ल्ड बैंक एंड WTO। तो हमने ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन कर ली थी और कुछ ऑर्गेनाइजेशन हमारी रहती हैं। आज के चैप्टर नंबर 3 में हम जो ऑर्गेनाइजेशन रह जाती हैं वो करेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ये लास्ट वीडियो रहेगा। इसके बाद हम जो करने वाले हैं वो है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखते हैं आज का जो फर्स्ट टॉपिक है आशियान कंट्रीज़। ठीक है, आशियान में सबसे पहले तो आपके पास आशियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, एशिया में जो जितने भी नेशंस हैं, जिस इसमें सारी नेशंस नहीं है, ठीक है, 11 कंट्रीज़ है, पर जो भी 11 कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी कहाँ कौन से रीजन में आती हैं? आपकी एशियन रीजन में आती हैं। ठीक है, हिंदी में इसका जो नाम है वो है दक्षिण पूर्वी एशियाई राज्य संघ। फिर से यहाँ पर आपका मिस्टेक है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें देखो तो कितने मेंबर कंट्रीज जो हैं वो इसका पार्ट है। तो हमारे पास जो है वो 11 कंट्रीज़ जो हैं वो आशियान कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती हैं इस एसोसिएशन में। साथ में ही इसका क्या देखते हैं हम, इस्टेब्लिशमेंट कब हुई और हेड क्वार्टर कहाँ है। इस्टेब्लिशमेंट इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वेयर एज जो आपका हेड क्वार्टर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेड क्वार्टर जो है वो है जकार्ता। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट देख लेते हैं कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, टाइमोर लेस्टे एंड द वियतनाम। ठीक है, इसे याद करने के लिए मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट नोट में ट्रिक भी दी है, दैट इज़ द टीवी क्लिप ऑफ MBBS। ठीक है, टीवी से आपको थाईलैंड एंड वियतनाम याद रखना है, क्लिप, उसके बाद आप क्लिप यहाँ तक क्लिप है आपका कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड MBBS से मलेशिया, बर्मा एंड ब्रुनेई एंड सिंगापुर। यहाँ पर आपको ये कंट्रीज अगर याद हो ना हो ये सेकेंडरी है, पर यहाँ पर ये ज़रूर याद रखना कि आपके पास कितनी कंट्रीज आशियान में पार्टिसिपेट करती है। 11 जो है वो कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। अब इसका देख लेते हैं फंक्शन क्या क्या है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ आशियान इज टू एक्सलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट करता है, रीजनल पीस को देखता है अमंग इट्स मेंबर नेशंस। ठीक है, जो भी इसमें नेशंस हैं, कौन कौन सी, ये 11 जो नेशंस इसमें हैं, इनमें ये क्या देखेगा? इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे चल रही है उनकी, सोशल प्रोग्रेस कैसी है, कल्चरल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, और रीजनल में शांति बनी है इस रीजन में या नहीं, उनको जो है वो मॉनिटर करेगी। अगर हम देखें तो हिंदी में आसियान का मुख्य काम अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास करना है, सामाजिक प्रगति, संस्कृति विकास और क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना जो है वो इसका काम है। तो आशियन कंट्री के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ द ओपेक। ओपेक जो है इसका देखो नाम याद करना इजी है, बहुत टफ नहीं है। ओपेक से ऑर्गेनाइजेशन है सबसे पहले तो, फिर उसके बाद पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक कंट्रीज का काम क्या है? ये वो कंट्रीज हैं जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ देख लेते हैं। इंटर गवर्नमेंट कार्टल है ये। ठीक है, इंटर गवर्नमेंट कार्टल है। डेवलपिंग नेशंस, जो नेशंस डेवलप कर रही हैं अभी, कोऑर्डिनेट करती किसके किस चीज़ के लिए? पेट्रोलियम पॉलिसीज़ के लिए। पेट्रोलियम पॉलिसीज़ को बनाती है। ये क्यों बनाती है? ताकि जो ग्लोबल ऑयल मार्केट है, ठीक है, उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे, स्क्वायर अपना सिक्योर फेयर हो, मतलब फेयर तरीके से मार्केट जो वो चले, स्टेबल प्राइसेस रहें, प्रोड्यूसर्स जो है तेल निकालने वाले उनके ऊपर मॉनिटरिंग रहता है, और ग्लोबल सप्लाई को मेंटेन करती है। एक्चुअली ग्लोबल ये जो कंट्रीज़ है ना, जो आपका ऑयल का मेनली क्रूड ऑयल जो है वो मेनली कुछ बहुत जो थोड़ी सी कंट्रीज़ है उनमें ही जो है वो आपको ऑयल देखने को मिलता है। ठीक है, तो उन ऑयल कंट्रीज़ ने आपस में मिलके एक जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, उस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं ओपेक। ठीक है, ओपेक करता क्या है कि वो मॉनिटर करता है कि कितना आप हमें जो है वो तेल प्रोड्यूस करना है इस दिन में या इस मंथ में, इस साल में इतना तेल प्रोड्यूस करना है। ठीक है, कौन सी मार्केट हमको कैप्चर करनी है। जैसे इंडिया को, जैसे अभी कंट्रीज़ का देखती है कि इंडिया को जो है वो बहुत ज़्यादा नीड है ऑयल की, तो वो इंडिया की मार्केट की तरफ देखते हैं कि हाँ यहाँ पर हमारे ऑयल की जो ज़्यादा सप्लाई हो सकती है, प्राइस कैसे रखना है ऑयल का, किस तरीके से बेचना है, तो ये सारा काम ओपेक करती है। ओपेक में हिंदी में देख लेते हैं, ये विकासशील देशों का एक अंतर्राज्यीय अंतर सरकारी संगठन है जो ग्लोबल ऑयल मार्केट, ठीक है, ग्लोबल ऑयल मार्केट है उसमें स्थिरता लाती है, उत्पादकों के लिए उचित व स्थिर कीमतें सुनिश्चित करती है। ठीक है,
पेट्रोलियम नीतियों बनाती है, ये कच्चे तेल के उत्पादन के स्तर में बदलाव करती है कि कितना आपको तेल निकालना है इस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। और ग्लोबल सप्लाई एंड डिमांड, कितनी सप्लाई हमें ग्लोबल से आ रही है किस कंट्री से, उस डिमांड को जो पूरा करते हैं ये, ठीक है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले क्या था कि ईरान में जो है, ईरान क्या करता है, वो हमें ऑयल जो है वो सप्लाई करता है, मेन कंट्री है ये ईरान में जहाँ पे ऑयल जो है वो मिलता है। तो अब ईरान जो है वो किस में चला गया, वॉर में चला गया, तो ऑयल का जो डिमांड है वो तो इंक्रीज हो गया, पर जो आपके पास ये आप पूरी नहीं कर पा रहे, उसको सप्लाई नहीं कर पा रहे, इसलिए जो है वो ऑयल की काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई थी, शॉर्टेज हो गई थी। अब देख लेते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वीना ऑस्ट्रिया में है। 1960 में ये क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। अब इस ओपेक ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो इसमें 12 कंट्रीज़ हैं जो पार्टिसिपेट, इसकी मेंबर करती हैं, सॉरी। तो इसमें 12 कंट्रीज़ कौन कौन सी है वो देख लेते हैं हम। तो ये मोस्टली इसमें आपको ना गल्फ कंट्रीज़ ही देखने को मिलेंगी। अल्जीरिया है, रिपब्लिक ऑफ कोंगो है, इक्वेटोरियल गुयाना है, गैबन है, ईरान है, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिसको यूएई बोलते हैं, और वेनेजुएला है। वेनेजुएला जो है वो अमेरिका का पार्ट है अभी, ठीक है। अभी पीछे जैसे इसको क्या कर लिया था, अमेरिका ने कैप्चर कर लिया था। तो ये मेनली 12 कंट्रीज़ हैं जिनके पास क्या है, ऑयल के रिच सोर्सेज हैं, और ये ऑयल जो है वो पूरे ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करते हैं जहाँ जहाँ नीड होती है। नेक्स्ट, इसको याद करने का तरीका है, उसके लिए मैंने यहाँ पे ट्रिक जो है वो ऐड की है, दैट इज़ द नाइक वीज़ा कोयला। देन नाइक इज़ नाइजीरिया, इंडोनेशिया, कुवैत, इक्वाडोर, और वीज़ा से वेनेजुएला, ईरान, सऊदी अरबिया, अल्जीरिया, एंड उसके बाद कोयला से कतर है, यूएई है, इराक है, लीबिया है, अंगोला है। इस तरीके से जो है वो आपको कंट्रीज़ को याद कर लेना है इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें याद नाम, इसको आपको याद कैसे करना है, जो आपका इसके ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स से आपको फर्स्टली कंट्रीज़ का नाम याद करना है। देखो बी से है सबसे पहले ब्राज़ील, ठीक है, इसको बनाया ही इस तरीके से गया है। इन स्टार्टिंग में जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी तो इनमें सिर्फ 5 कंट्रीज़ थी, ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, देन उसके बाद सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज़ ने मिलकर क्या बनाई थी, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, ठीक है। बट नाउ इसके बाद, अब इसके बाद और भी कंट्रीज इसमें ऐड हो गई हैं, जैसे इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान है, यूएई है, एंड इंडोनेशिया है। ये कंट्रीज़ जो हैं वो बाद में इसमें ऐड की गई हैं। फिलहाल के लिए पहले तो क्या था, ब्रिक्स में 5 कंट्री ही थी। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं कि क्या फंक्शन है, ये क्या काम करता है। तो ब्रिक्स जो है हमारे इसमें प्राइमरी फंक्शन क्या है, सर्व एज एन इकोनॉमिक जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेटिक कोalition दैट challenges वेस्टर्न डोमिनेटेड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन प्रमोटिंग मल्टीपोलैरिटी, ट्रेड और कॉरपोरेशन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अमंग डेवलपिंग नेशन। देखिए क्या है ना, इस तरीके से जो कंट्रीज आपकी इंडिया की, इस तरीके से हमारा इंडिया का कुछ मैप दिखता है, ठीक है। तो इंडिया के यहाँ पे मैं प्रॉपर मैप नहीं बना पाऊंगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैप हुआ है। तो यहाँ इसके आसपास की जो कंट्री है, यहाँ पे जैसे चाइना हो गया, ठीक है, और भी इंडोनेशिया, बांग्लादेश, जो भी कंट्रीज है, ये मिलके इन्होंने क्या किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, दैट इज़ द ब्रिक्स। अब क्या करेगा कि वो इस रीजन में देखेगा कि किस प्रकार से इस रीजन को साउथ के रीजन से लड़ना है। अब साउथ में कौन सी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री कौन सी है, यूएसए है, ठीक है। साउथ जो कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ के साथ वेस्टर्न उनका कल्चर, उनके कंपटीशन के साथ जो है मेनली कंपटीशन होता है इस रीजन का, ठीक है। तो उन रीजन के साथ वेस्टर्न जो है वो डोमिनेट ना कर जाए कहीं पे, वेस्टर्न यूएसए आ गया, ठीक है। तो सॉरी, साउथ में हम आते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत बोल दिया, साउथ में हम आते हैं। ये हमारे पास जो कंट्रीज आती हैं वो कौन सी कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज, ऐसे बोलते हैं ना कि वेस्टर्न ट्रेंड आ गया। तो वेस्टर्न कंट्री का डोमिनेशन ना हो जाए हमारे एरिया के ऊपर, तो उसके साथ ही जो है वो काम करती है सारी कंट्री मिलके। तो इसका मुख्य काम क्या है, ऐसे आर्थिक, भूमि, राजनीतिक, कटिनिधि गठबंधन के तौर पर काम करना है जो पश्चिमी देशों को, ठीक है, ये जो है वो पश्चिमी, जो मैंने अभी आपको बोला वेस्टर्न कंट्रीज कि दबदबे वाले वैश्विक संस्थानों को चुनौती देता है कि कोई बाहर से आकर इस एरिया को डोमिनेट तो नहीं कर रहा, ठीक है। विकासशील देशों के बीच बहुध्रुवीय व्यापार सहयोग, वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। तो ये इसका जो है वो मेन काम है ब्रिक्स का। अब ब्रिक्स में हमने ये कंट्रीज तो देख ली, अब इसको ट्रिक देख लेते हैं कि इसको याद करने का क्या ट्रिक है। तो यहाँ पर इसको याद करने का ट्रिक है ब्रिक्स टू सी यू, ठीक है।
ब्रिक्स 2, इसको 2 से याद कर लो या आई से याद कर लो, जैसे भी आप इसको पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रिक्स से तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो कंट्रीज थी ऑलरेडी थी, जैसे जैसे नाम है वैसे वैसे। बी से ब्रिक्स, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट आपको ये याद करना है 2CU, ठीक है। तो ईरान, इंडोनेशिया, सी सऊदी अरबिया एंड इजिप्ट, एंड यू से UAE इसमें जो है वो शामिल है। अब यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, आप इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना। सबसे पहले कि जो लास्ट ऑफिशियली इंडोनेशिया जो है वो अभी रिसेंटली ऐड हुई है इसमें कंट्री, ठीक है। कब ऐड हुई है? जनवरी 2025 में ऐड हुई है ये कंट्री। तो इंडोनेशिया का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स में हाल ही में किस कंट्री ने ज्वाइन किया है, तो इंडोनेशिया ने उसको ज्वाइन किया है। ओके, नेक्स्ट, प्लेटफॉर्म डजंट हैव अ सिंगल परमानेंट हेडक्वार्टर। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, इसका हेडक्वार्टर नहीं है कहीं भी, ठीक है, हेडक्वार्टर नहीं है। हाउएवर इसका एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि बहुत फेमस है, दैट इज द NDB, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ये सारा फाइनेंस रिलेटेड काम जो है वो कौन संभालता है? नेशनल डेवलपमेंट बैंक संभालता है। ये नॉर्मल बैंक नहीं है, ये इन कंट्रीज का बैंक है। सो इसका को हेडक्वार्टर है, वेयर एज ब्रिक्स का हेडक्वार्टर नहीं है, NDB का हेडक्वार्टर है, दैट इज द शंघाई, चाइना। चाइना के शंघाई में जो है वो इसका आपको हेडक्वार्टर दिखेगा। नेक्स्ट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पे रह गया है, दैट इज इंडिया। इंडिया इज होस्टिंग द ब्रिक्स समिट इन 2026। अभी जो टर्न है, देखो यहाँ पे जो कंट्रीज का नाम है ना, जैसे आप पीछे से इंडिया होस्ट कर रहा है इसको, तो नेक्स्ट कौन होस्ट करेगा इसको? चाइना होस्ट करेगा। देन चाइना के बाद कौन होस्ट करेगा? साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। तो अभी इंडिया होस्ट करने वाला है इस साल 2026 में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपने। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, दैट इज द G20 ऑर्गेनाइजेशन। ये तो बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये भी क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट्स ने क्या किया? आपस में मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के लिए, आर्थिक जो आप एक दूसरे की सहायता है उसके लिए बनाई गई है। अब इसमें G20 में टोटल्स जो हैं वो आपके पास देखिए, अगर आप 19 सोवेरियन कंट्रीज हैं, ठीक है, यूरोपियन यूनियन है, ये आपको पता होगा, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज हैं, ठीक है, उन सबको मिला के क्या बनता है? यूरोपियन यूनियन बनता है, दैट इज द 20। एंड अफ्रीकन यूनियन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये G20 का फॉर्मेशन कर देते हैं। टुगेदर इट्स मेंबर रिप्रेजेंट 85% ऑफ द ग्लोबल GDP। अब खुद सोच लो, पूरे ग्लोब की जो GDP है ना, उस पूरी GDP का 85% इन G20 कंट्रीज के पास है। तो इनके पास अब देख लो कितना ज़्यादा पैसा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि द यूनाइटेड स्टेट होस्ट द G20 प्रेसिडेंसी। इस साल का जो G20 है वो कौन होस्ट करने वाला है? यूनाइटेड स्टेट्स। कहाँ पर? मियामी, फ्लोरिडा में ये जो है वो होस्ट होगा। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, दैट इज़ द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो शंघाई बहुत फेमस जगह है, सबको पता होनी चाहिए कहाँ है, बीजिंग, चाइना में। और इस साल की तो होस्ट कंट्री नहीं है वैसे चाइना, तो आपको हेडक्वार्टर याद रखना है कहाँ है, बीजिंग, चाइना में है, ठीक है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक परमानेंट यूरेशियन इंटर गवर्नमेंटल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, फोकस करती है इसके ऊपर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस और कॉरपोरेशन। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। जैसे जिस रीजन की जो ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, ठीक है, जो तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि अभी पीछे देखा हमने G20 क्या थी, G20 में यूरोपियन कंट्रीज थी, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज ही ज़्यादा थी। फिर ब्रिक्स में क्या थी? एशियन कंट्रीज जो थी वो ज़्यादा थी। तो ये अपने अपने रीजन में काम करती हैं ये, ठीक है, अपने अपने रीजन का काम देखेगी क्या? मोस्टली पॉलिटिकल देखेगी, उसमें इकोनॉमिकली देखेगी, ट्रेड अच्छे से चल रहा है, सिक्योरिटी रहे, और डिफेंस का देखेगी। तो मोस्टली जो है वो आपके पास यही काम करते हैं। ये लेते हैं SCO कंट्रीज जो है वो कितने मेंबर्स स्टेट हैं इसमें। तो SCO में आपके पास टोटल जो है दैट इज़ द 10 मेंबर स्टेट है। टोटल इसमें कितनी कंट्रीज हैं? 10 कंट्रीज हैं, दैट इज़ द चाइना है, रशिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस SCO ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान है, ईरान है, एंड द बेलारूस है, ठीक है। अब यहाँ पर 2026 में ये कहाँ होस्ट होने वाला है? ये होने वाला है बाइशेक, किर्गिस्तान में। ये जो है वो होस्ट होगा आपका SCO का समिट जो 2026 में होगा। याद करने के लिए ट्रिक है,
दैट ट्रिक इज इंडियन ट्रक, ट्रक के ऊपर 2 लिखा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये के के ऊपर 2 है, ठीक है, पूरे ट्रक के ऊपर 2 नहीं है, के ऊपर 2 है, इन पाकिस्तान। सो इंडिया से तो इंडियन हो गया, टी से आपका ट्रक जो है वो क्या आ जाएगा, ये आ गया आपके पास ट्रक। तजाकिस्तान, आर से रशिया, यू से उज़्बेकिस्तान, सी से चाइना एंड के2 में किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान एंड देन आफ्टर दैट देयर इज पाकिस्तान। ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन था। अगर मैं इसको आपको गूगल मैप में दिखा दूँ तो ये कंट्रीज आप भी देख सकते हैं हम इंडिया के आसपास में। तो आसपास में देखिए आप, पहले तो एक इंडिया इसका पार्टिसिपेंट हो गया, देन आफ्टर दैट चाइना है, ठीक है, चाइना भी एक एससीओ का पार्ट है। चाइना के बाद पाकिस्तान है, देन अफ़गानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, और इसके साथ साथ इस तरफ जो है वो आपको दिखेगा कौन, ये रशिया, रशिया भी जो है वो इसका क्या है, पार्टिसिपेंट है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इसके बारे में बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, ठीक है, फाउंडिंग नेशन कौन था, ये इंडिया और फ्रांस ने, देखो इस बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखो ना तो बाहर की कंट्रीज में ही मोस्टली बनी है, तो इंडिया ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी किसके साथ मिलके, फ्रांस के साथ मिलके। इसके टोटल मेंबर्स फिलहाल के लिए जो है वो कितने 125 प्लस हैं। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा और इंडिया में। देखो ये पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताई है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडिया के अंदर है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थी आपकी सारी की सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपकी हो चुकी है कवर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जाने के बाद हम करेंगे इसके बाद नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपके टॉपिक जो जनरल अवेयरनेस में दिया गया है वो टॉपिक जो पूरा दिया है वो है इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।